नमस्कार दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में झारखंड का जो भूमि संबंधी कानून है उसका बेसिक समझ रहे थे। आप लोगों को बताया गया था कि कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे हम लोग आपको फैक्ट बताने का प्रयास करेंगे ताकि फैक्ट जो है वो लंबे समय तक आपको याद रहे। तो हम लोग पिछले वीडियो में काफ़ी कुछ आपको बताने का प्रयास किए थे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि कई सारे यहाँ पे प्रशासनिक परिवर्तन किए जा रहे थे अंग्रेजों के द्वारा, और इन परिवर्तनों से यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। और जब कोई परेशान होगा तो वो क्या करेगा, विद्रोह करेगा। तो इस तरह से आज हम लोग झारखंडी प्रतिरोध के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक सबसे बड़ा नीति अगर आपको याद होगा कि कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था अस्थायी बंदोबस्ती 1793 में। और 1793 के इसी अधिनियम में आगे 1799 में एक और परिवर्तन किया जाता है। हर जमींदारों को गिरफ्तारी का और जमीन के नीलामी का अधिकार दे दिया जाता है। मतलब अगर टैक्स अगर आप नहीं दीजिएगा तो जमींदार के पास ये अधिकार है कि आपके ज़मीन को वो नीलाम कर सकता है या आपको गिरफ्तार कर सकता है। इसका काफ़ी दुरुपयोग किया गया, कई सारे लोगों का ज़मीन को नीलाम किया गया। और हम लोग देखें कि पहली बार जो है ज़मीन का खरीद फरोख्त हम लोगों को यहाँ देखने को मिला। तो यहाँ क्या हो रहा था, परंपरागत आपका ज़मीन था जो पीढ़ी दर पीढ़ी से आप उस जमीन में खेती करते आ रहे थे। अचानक कोई आता है, बोलता है कि आप टैक्स नहीं दिए हो, इसलिए आपका जमीन को बेच देते हैं। तो ये विद्रोह का कारण तो बनेगा। तो इस तरह से कई सारे विद्रोह अब हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो आप हिस्ट्री में भी ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे विद्रोह पे हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। विद्रोह के बाद क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुआ और अंत में कैसे 1908 का अधिनियम आता है, ये हम लोग जो है जानने का आज प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करते हैं पिछला वीडियो में जो भी कुछ आपको बताया गया होगा वो थोड़ा बहुत याद होगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि उसी से कनेक्ट कीजिएगा, तब आज का जो फैक्ट आपको हम बता रहे हैं वो ज़्यादा आप उसको करेक्ट कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पे आप लोगों को आगे का जो घटनाक्रम है वो बताते हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में कि हो विद्रोह होता है 1820-21 के आसपास में, फिर कोल विद्रोह होता है 31-32 में, और कोल विद्रोह के बाद एक सबसे बड़ा प्रशासनिक चेंज जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि जो रामगढ़ था, रामगढ़ जिला था, उसको साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत लाया जाता है। आप लोगों को बार बार कह रहे हैं पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वहाँ पे हम बताए हैं। एकदम बेसिक से आपको चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि अधिनियम में जो भी प्रावधान किए गए हैं उसके पीछे क्या कारण थे। हर एक धारा जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं ये इतिहास से जुड़ा हुआ रहेगा जो अभी घटना घट रहा है। इसीलिए इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। और यहाँ सवाल भी पूछे जाते हैं, आप लोगों को सवाल भी बताया जा रहा है। तो आप लोगों को बताया गया था जैकब कैमक और फर्गूसन जो है वो जैसे कब्जा कर लेता है झारखंड के अधिकांश भागों में, तो 1773 में एक जिला बनाया जाता है जिसमें झारखंड के अधिकांश हिस्से आते हैं, जिसे रामगढ़ जिला के नाम से जानते हैं। और उसका जो कलेक्टर था, या हम कह सकते हैं मिलिट्री कलेक्टर था, वो था जैकब कैमक। और इस तरह से एक प्रशासनिक इकाई हम लोगों को देखने को मिलता है। तो उसी प्रशासनिक इकाई में यहाँ पे 1733 में रेगुलेशन 13 के द्वारा चेंज किया जाता है और उस प्रशासनिक इकाई का नाम रखा जाता है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत रामगढ़ जिला यहाँ पे आता है, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से अब यहाँ पे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी लाया गया। तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का कुछ तो विशेषता होगा, अगर कुछ परिवर्तन किया जा रहा है रामगढ़ जिला को इसके अंतर्गत लाया जा रहा है तो कुछ तो यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस आप ऐसे समझ सकते हैं, वर्तमान का अगर 5वीं और 6ठी अनुसूची आप पढ़े होंगे भारतीय संविधान में, तो आप क्या देखते हैं वहाँ पे कि जो सामान्य कानून है वो सीधे सीधे वहाँ पे लागू नहीं होता है, थोड़ा सा फेरबदल करके लागू होता है, क्योंकि वहाँ का जो जनजातियों का रहन सहन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, परंपरागत जो शासन होता है वो अलग होता है, जीवन जीने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो उनको ये ना लगे कि हम जो है किसी भारतीय के अधीन है, या पहले अंग्रेज हम लोगों के ऊपर थे, अब कोई इंडियन ही हम लोगों के ऊपर है, हम उनके गुलाम है, ऐसा ना लगे। इसलिए उनको क्या किया गया है, कुछ स्वायत्तता दिया गया है। जो सामान्य कानून दूसरे जगह लागू होते हैं वो 5वीं और 6ठी अनुसूची में लागू नहीं होते। तो उसी तरह से ये एक आप कह सकते हैं एक अलग एरिया घोषित कर दिया गया, जिसमें सामान्य कानून अंग्रेजों के द्वारा जो लागू होता था वो यहाँ पे लागू नहीं होता था, थोड़ा सा फेरबदल करके लागू होता था, या यहाँ का परिस्थिति को देख लिया जाता था कि इस कानून को लागू करने से किसी तरह का विद्रोह तो नहीं होगा। ये सब चीज को ध्यान में रख के यहाँ पे कानून लागू किया जाएगा। अब ये जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है उसमें कौन कौन से राज्य के वर्तमान कौन कौन से राज्य के क्षेत्र आते थे, तो झारखंड आता था, बिहार का वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट आता था, उड़ीसा का आता था और छत्तीसगढ़ का भी आता था। इसमें अगर हम देखें तो इसका जो है झारखंड का अधिकांश भाग और इसमें से कुछ कुछ का भाग आता था।
अब यहाँ पे ये प्रशासनिक इकाई दिया गया, एक क्या बनाया गया, इकाई बनाया गया। तो इस इकाई का कंट्रोल तो किसी को दिया जाएगा, तो इकाई का कंट्रोल जो है एक एजेंट को दिया गया जिसका नाम था विल्किंसन, जिसका नाम क्या था, विल्किंसन जो है वो हम लोग इसको क्या करते हैं जानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एजेंट जो है वो क्या है, विल्किंसन। तो आप याद रखिएगा, ऐसे सामान्य एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के प्रथम एजेंट जो थे वो कौन थे, विल्किंसन थे, या हम कह सकते हैं यहाँ का जो भी देख रेख का काम था वो विल्किंसन को दिया गया था। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखें कि शुरुआत में जो है वो रामगढ़ जो है उसको रखा गया, झारखंड के अंतर्गत जो रामगढ़ जिला था उसको रखा गया, लेकिन धीरे धीरे इसमें और भी कई जिले जुड़ते गए जो कि यहाँ पे तो नहीं लिखे हैं लेकिन डिटेल नोट्स में आपका दिया गया है। छोटा नागपुर के प्रशासकों ने 3 और जिले बनाए, जैसे ऐसे करके लिखा हुआ है, हजारीबाग, मानभूम और लोहरदगा। लोहरदगा का मुख्यालय बताया गया है कि प्रारंभ में शेर घाटी था जो कि बिहार में पड़ता है। 1843 में इसको लोहरदगा जो है उसका मुख्यालय ले गया और फिर 52 में रांची, जिसे किशनपुर के नाम से हम लोग जानते हैं, लाया गया और 1899 में रांची को जिला का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये सब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे आगे अगर देखिएगा तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के बारे में और भी बहुत कुछ बताया गया है, जो कि बार बार हम कह रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी हर एक चीज जो है आपको नोट्स में मिलेगा। तो जो यहाँ पे नहीं है और काम का चीज है वो हम आपको बता भी देंगे। तो जैसे यहाँ पे बताया गया है एजेंसी का काम क्या था, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का काम क्या था, ये प्रशासनिक इकाई बनाया गया तो इसका कुछ तो काम होगा। तो सबसे पहला काम था कि इस तरह का जो विद्रोह हो रहा था वो विद्रोह ना हो। यहाँ पे बताया जाता है आदिवासी को ये लोग बसाते हैं, आदिवासी के इलाकों को खोल देते हैं। खोलने से क्या होगा कि बाहरी लोग आएंगे, ये लोग बाहर जाएंगे, तो इस तरह से एक संपर्क यहाँ इन लोगों का क्या होगा, बनेगा। संचार के मार्ग बना, सेना का माल भेजने के लिए राजमार्गों के किनारे जो ढाबे बनाए गए उनका माध्यम ही व्यापारी और दुकानदार को पहुंचाना था। तो कहने का मतलब है यहाँ पे रास्ता को खोल दिया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, बीच बीच में ढाबे वगैरह बनाए जाते हैं ताकि यहाँ से गुजरने वाले व्यापारी जो है बहुत आसानी से व्यापार कर सके, किसी तरह का लूट खसोट ना हो और इससे अंग्रेजों को क्या होगा, फायदा होगा। तो इस तरह से ये करते हैं। इन्हें बाजार विकसित हुए, मतलब इसके कारण बाजार, व्यापारी आ रहा है कुछ सामान लेके इधर उधर जा रहा है तो बाजार वगैरह भी क्या होगा, बनेगा। यहाँ पे बोला जाता है सैनिक छावनियां बनता है, प्रशासनिक व्यापारिक केंद्र विकसित होते हैं और इस तरह से साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है आगे बढ़ता चला जाता है। इसमें एक परिवर्तन जो है 1854 में पुनः किया जाता है। 1854 में क्या किया जाता है, इसको छोटा नागपुर के रूप में जाना जाता है। थोड़ा सा ये जो कहा जाता है साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल नहीं होता है, तो इसको 1854 में छोटा नागपुर का नाम दिया जाता है और इसके अंतर्गत हजारीबाग, पलामू, मानभूम, रांची और शिवभूम जो क्षेत्र है वो आते हैं। अब देखिए इसका जो प्रशासनिक इकाई था उसका हेड जो था वो एजेंट कहलाता, लेकिन इसका जो प्रशासनिक इकाई है उसका जो हेड होगा वो कमिश्नर के नाम से जाना जाएगा, जैसे कि अभी हम लोग जानते हैं। और इसके नीचे जो एक जिला रहेगा, या हम बताए थे कि जैसे कि ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है उसके अंतर्गत भी कई सारे जिले थे, तो यहाँ पे जो जिला था उसका हेड जो था उसको हम लोग डिप्टी कमिश्नर के नाम से जानते हैं, जो कि वर्तमान में भी जाना जाता है। तो ये जो नाम आया कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, ये 1854 के समय से ही आया। तो इस तरह से प्रशासनिक परिवर्तन किए जा रहे थे। सबसे पहले विद्रोह हुआ तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया, फिर उसमें उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा था तो उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन किया गया और छोटा नागपुर नाम दिया गया और बोला गया कि एक प्रमंडल के जैसे हम बनाते हैं और उसका हेड जो है कमिश्नरी एरिया बनाते हैं और उसका हेड को कमिश्नर कहेंगे और उसके नीचे जो जिला रहेगा उसका हेड को हम लोग बोलेंगे डिप्टी कमिश्नर, यानी कि उसके नीचे वाला। डिप्टी मतलब होता है क्या, उप, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं आयुक्त, इसको बोलते हैं क्या, उपायुक्त। तो इस तरह से यहाँ पे प्रशासनिक परिवर्तन थोड़े बहुत किए जा रहे थे। अब यहाँ पे देखते हैं पहला विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद ये एक प्रशासनिक परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। अब ये तो था, हम कह सकते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर का मोटा मोटी ये पार्ट हम लोग देख रहे थे और उत्तरी छोटा नागपुर का भी थोड़ा बहुत हिस्सा था।
हम यहाँ पे देखते हैं अब संथाल परगना में क्या हो रहा था। तो 1855-56 में आपको पता है संथाल विद्रोह हो रहा था, और इस तरह से संथाल विद्रोह के बाद 30 नवंबर 1855 को एक एक्ट पारित होता है, एक्ट 37। देखिए ये एक सवाल पूछा गया है लेकिन CNTSPT के अंतर्गत नहीं पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे आपको सवाल नहीं बता रहे, लेकिन हाँ JSSC या JPSC के दूसरे एग्जाम में यहाँ पे ये पूछा गया है, ठीक ना। तो 5500 वर्ग मील क्षेत्र भागलपुर वीरभूम जिले से ये क्या किया गया था, ये क्षेत्र को लिया गया था, यानी संथाल परगना को लिया गया था। जमींदार और नीले घोड़े का विरोध के कारण मई 1857 में एक्ट 10 भी पारित होता है और संथाल परगना की नई सीमाएं निर्धारित होती है 1857 में। तो कुल मिला के यहाँ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जैसे बना था उसी तरह से वहां एक संथाल परगना बना देता है। अब संथाल परगना बना देता है तो उसमें भी वही बात होगा कि यहाँ सीधे सीधे रूल रेगुलेशन जो दूसरे जगह लागू होते थे वो यहाँ पे लागू नहीं हो रहे थे, उसमें कुछ परिवर्तन करके लागू किया जाना था। तो यहाँ एक सीमा क्या कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया। अब मान के चलिए अभी आप देखिएगा SPT एक्ट का जो हम शुरुआत करेंगे वो इधर से ही आपका शुरुआत होगा, यहीं से धीरे धीरे यहाँ का जमीन बिक्री, जमीन वगैरह का जो खरीद बिक्री है उस पर क्या किया जाएगा, थोड़ा सा रेगुलेशन लाया जाएगा। तो आप समझिए कि यहाँ का जमीन है, अब यहाँ का जमीन जो है बोलता है जमींदार का या कोई नीले गुरु लोग का था, तो ये लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि ये रेगुलेशन वाले एरिया में आ जा रहा था कि अब इसमें सामान्य कानून लागू नहीं हो रहा था। तो ये लोग बोले कि इससे आएगा तो हम जमीन, मेरा जमीन पे अधिकार क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है फिर से इसका क्या किया जाता है, नया सीमा निर्धारित किया जाता है 1857 में, और उसके बाद एक नया आपको जो है संथाल परगना का एरिया देखने को मिलेगा। इसके जो कमिश्नर थे, इसका जो कमिश्नर था वो भागलपुर का ही कमिश्नर था और मुख्यालय जो था वो दुमका था, और इसके प्रथम जो DC थे या डिप्टी कमिश्नर थे वो इसली एडन थे। तो इस तरह से ये संथाल परगना के बारे में दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा मुंडा आंदोलन की ओर, जो कि 1908 के अधिनियम की ओर जाएगा। तो यहाँ पे बोलता है सरदारी लड़ाई जो है 1858 से लेके 95 के बीच था, और यहाँ पे मुल्की या मातृभूमि की इसको लड़ाई के नाम से जानते हैं। सरदारी लड़ाई उम्मीद करते हैं आप इतिहास में जरूर पढ़े होंगे। तो इसका जो कारण था वो बेगारी लागू किए जाने के विरुद्ध कृषक असंतोष था, यानी कि जबरदस्ती यहाँ पे काम करवाया जा रहा था, और इसी से जो है किसान असंतोष थे और इसी के कारण ये विरोध हो रहा था। दूसरा कारण ये था कि बिचौली द्वारा गैर कानूनी ढंग से किराए में वृद्धि किया जा रहा था, माल गुजारी ज्यादा लिया जा रहा था, और कोल सरदार को उरांव और मुंडा का भी साथ मिला। तो जो कोल सरदार थे वो लोग इरांव और मुंडा का साथ प्राप्त कर लिए, इसीलिए ये विद्रोह जो है बहुत बड़ा हो गया। मुंडा का साथ तो JPSC मेंस में एक बार जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है उसमें पूछा भी गया था, सरदारी आंदोलन से कौन जो है वो प्रसिद्ध व्यक्ति जुड़ते हैं, तो मुंडा में बिरसा मुंडा जुड़ते हैं, ठीक ना। फिर बाद में बिरसा मुंडा का अपना आंदोलन चलता है। आंदोलन के 3 चरण थे। सबसे पहले भूमि आंदोलन हुआ, फिर पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना, यानी कि जो इन लोगों का संस्कृति था जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा था उसको बचाने का लोग प्रयास कर रहे थे। और तीसरा जो था चरण जो था वो राजनीतिक था, यानी ये लोग राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो हम लोगों का ये हम कह सकते हैं चरण था वो क्या था, भूमि संबंधी आंदोलन। मतलब ये भूमि इनका जो छिन गया था वो भूमि वापस चाह रहे थे। जैसे कि देखिए विद्रोह के दौरान क्या होगा कि जमीन जो है वो छीन लिया जाएगा और यहाँ के कई सारे लोग जो है वो वापस मतलब कहाँ चले जाएंगे, चाय बागान की ओर चले जाते हैं, असम की ओर चले जाते हैं। वर्तमान में भी देखिएगा असम में कई सारे झारखंडी लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। अब वहां से जब ये लोग वापस आएंगे ना तो इनका जमीन मिलेगा ही नहीं, और ये चाहेंगे कि इनका परंपरागत जमीन वापस उन्हें मिल जाए, और इसके लिए ये सब लड़ाई जो है वो चलेगा। सरदारी आंदोलन में ये सब चीज आप जो है पढ़े होंगे। तो कुल मिला के आप अपना परंपरागत जमीन चाह रहे थे। फिर यहाँ पे बात आ गया जमीन का, तो जमीन का बात आ जाएगा तो यहाँ सरकार अब क्या करेगी सो देखिए। ये आंदोलन चल रहा था, सरकार ने निर्णय लिया कि भूमिहरी काश्तकारों की परिभाषा तैयार करके उनका स्वरूप जो है वो निर्धारित कर दिया जाए। तो फिर वही हमारा परंपरागत जमीन जो है हमें दे दो। तो यहाँ पे हम शुरुआत वीडियो में क्या बताए थे कि अगर कोई उरांव यहाँ पे आएगा और सबसे पहली बार जंगल को साफ करेगा तो वो उसका जमीन हो जाएगा, और उस जमीन को हम भूमिहरी जमीन के नाम से जानेंगे, क्योंकि पहली बार कोई आया और जंगल साफ करके उस जमीन को खेती लायक बनाता है तो उसको भूमिहरी जमीन। तो ये जो है भूमिहरी जमीन जो है के काश्तकारों को परिभाषित करने का क्या कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। और यह काम किसको दिया गया, लाल लोकीनाथ को सौंपा गया जो राजस्व अधिकारी थे।
तो एक अधिकारी को चुना गया और बोला गया कि आप जो है वो देखो कि कौन जो है भूमिहरी जमीन है, कौन किसका जमीन है नहीं है, ये सबका सर्वे करना यहाँ पे प्रारंभ होता है। अप्रैल 1860 में चुटिया नागपुर डिवीजन में 429 गांव की जमीनों का हिसाब रखने के लिए रजिस्टर रखने की पहली कोशिश की। तो अब देखिए जमीन पहले क्या होता था, हम बताया था शुरुआत में कि आए आप जंगल साफ किए, जमीन का संख्या बहुत ज्यादा था, जंगल साफ किए, आपका जमीन हो गया, कोई यहाँ पे कागज पत्तर होता नहीं था। सबसे पहली बार यहाँ पे पट्टा और कबूलियत लाने का प्रयास किया गया अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सफल नहीं होता है। तब अब यहाँ 1860 हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। 1860 में एक रजिस्टर ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें सिंपल सा वही चीज है कि किसका जमीन है, कहां पे जमीन है, ये सब जो है एक किताब में, एक रजिस्टर में अगर रहेगा तो किसी तरह का विवाद होने की संभावना नहीं होगी। क्योंकि ऐसे हम कैसे कहेंगे कि वैसे तो पहले बहुत कम थे, अंग्रेज नहीं थे तो टैक्स वगैरह देना नहीं था, तो कोई बात नहीं था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जमीन को खरीदा बेचा जा रहा है, तो अब यह जानना बहुत जरूरी हो गया है, या कहीं लिखित होना जरूरी हो गया है कि आपका जमीन कौन है। नहीं तो अगला कहेगा कि ये मेरा जमीन है, इसको बेच दो, ठीक ना, ऐसा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये एक रजिस्टर बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें सीधा सा मतलब है यहाँ पे बताया जाएगा कि ये जमीन है और इस जमीन का मालिक कौन है, ये नाम लिखा हुआ रहेगा, तो कोई विवाद ही नहीं रहेगा कि ये जमीन जो है वो राम का है, बी जमीन जो है वो श्याम का है। तो इस तरह से यहाँ पे श्याम कभी नहीं कह सकता है कि ए वाला जमीन मेरा है, या राम कभी नहीं कह सकता है कि बी वाला जमीन जो है मेरा है। तो इस तरह से रजिस्टर्ड जो है ये लोग तैयार करने का प्रयास कर रहे थे। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार जो है ये जो भूमिहरी जमीन को देखने या उसको रजिस्टर्ड में रखने का जो पहला कोशिश किया गया था, वो राजस्व अधिकारी लाल लोकीनाथ के द्वारा ही किया गया था। इसका सहायक आयुक्त ने इन गांवों में बड़ी जोत के मालिक उर्फ भूमिहरों की सूची बनाई। तो इस तरह से लिस्ट बनाया गया। अब देखिए, आपको अभी बहुत सारा कुछ बताया जाएगा, केवल धैर्यपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। 13 अगस्त 1862 को इनकी मौत से सर्वेक्षण तथा बंदोबस्ती का काम जो हो गया वो ठप हो गया। लोकनाथ के काम से मुंडाओं को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे भूमिहरी जमीन का बात किया जा रहा था, खुदकटी जमीन का बात नहीं किया जा रहा था। और मुंडा जो आए और जंगल को साफ किए, तो उसको खुदकटी जमीन के नाम पे वो लोग जानते हैं। तो अब देखिए कॉन्सेप्ट आप पकड़िए, हो क्या रहा है। आपको हम बताया 1820-21 में क्या होता है, हो विद्रोह होता है, फिर कोल विद्रोह होता है 31-32 के आसपास। उसके बाद साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनता है, जिसमें कई सारे इलाके वहां पे रहते हैं, लेकिन संथाल परगना यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर संथाल परगना जो है वहां पे विद्रोह होगा, वहां पे भी संथाल परगना नाम का एक प्रशासनिक इकाई क्या किया जाता है, बनाया जाता है। 1854 आते आते बोला जाता है कि एक कमिश्नरी एरिया होगा जिसका हेड कमिश्नर होगा, और उसके नीचे जिला होगा जिसका हेड जो है डिप्टी कमिश्नर होगा। इस तरह से अब यहाँ पे सरदारी आंदोलन भी देखने को मिला। सरदारी आंदोलन में क्या होता है कि आप जो है कोल विद्रोह के समय अपना जमीन जायदाद छोड़ के कहीं और चले गए, असम चले गए, वापस जब आते हैं तो आपका जमीन देखते हैं कि कोई दूसरा कोई क्या कर लिया, हथिया लिया, तो आप चाहते हैं हमारा जमीन जो है हमें वापस मिल जाए, और इसके लिए आप विद्रोह करते हैं। सरकार देखती है कि इस तरह का विद्रोह ना हो, इसीलिए वो कहती है कि आप क्या कीजिए, थोड़ा सर्वेक्षण कीजिए, सर्वे कीजिए कि कौन किसका जमीन है, कौन किसका जमीन नहीं है। तो इस तरह से एक राजस्व अधिकारी होता है लाल लोकीनाथ, उसको कहा जाता है कि भाई तुम जो है एक रजिस्टर तैयार करो जिसमें ये हो कि कौन सा भूमिहरी जमीन किसका है। तो इससे हम क्या करेंगे, उसका जमीन जो है वापस दे देंगे। अभी देखिएगा भूमिहरी जमीन से संबंधित एक कानून भी आएगा 1869 का। तो इस तरह से यहाँ पे ये सर्वेक्षण का काम शुरू होता है, सर्वेक्षण का काम शुरू होता है। लेकिन 60 में ये सर्वेक्षण का काम शुरू करते हैं, 62 आते आते इनका क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। और ये जो सर्वेक्षण का काम या बंदोबस्ती का काम कि भाई तुम्हारा भूमिहरी जमीन ये है, तुम्हारा छीन लिया गया था, वापस तुमको हम क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ये चीज जो है वो ठप हो जाता है। और ठप हो जाता है तो फिर से ये काम रुक जाता है। फिर नेक्स्ट जो अधिकारी है उसको वो मिलेगा। तो अभी अभी के लिए समझिए कि भूमिहरियों के लिए तो काम हुआ, लेकिन खुदकटियों के लिए यानी मुंडारी खुदकटियों के लिए काम नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे ये लोग तो संतुष्ट हो गए, लेकिन मुंडा जो है इनके काम से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि इनका जमीन जो है या परंपरागत जमीन अभी तक इनको वापस नहीं मिला था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। अब लाल लोकीनाथ के बाद आगे क्या होता है उसको देखिए। 1862 में ईस्वी तक समय समय पर जमींदारों और उनके रैयतों के बीच कई जगह झगड़ा होते रहते थे। तो झगड़े का आपको मेन कारण बताया गया कि पहले तय नहीं होता था कि इसका जमीन यही है, मतलब कोई रजिस्टर्ड नहीं था या पट्टा नहीं था जिसमें ये लिखा हुआ हो कि हाँ फलाना का जमीन जो है
इस जगह है उस जगह है, ऐसा नहीं होता था। इसीलिए जमींदार लोग से इन लोगों का हमेशा क्या होता था, लड़ाई झगड़ा होते रहता था। अभी शुरुआती सर्वेक्षण का काम हो रहा था, कहीं पे सर्वेक्षण हुआ, कहीं पे सर्वेक्षण नहीं हुआ। लाल लोकीनाथ का तो देहांत हो जाता है 2 ही साल में। तो इस तरह से यहाँ पे ये बोलता है 62 से 81 तक समय समय पर जब उनका देहांत हो गया लाल लोकीनाथ का, तो उसके बाद से यहाँ पे बोला जाता है कि जमींदार और जो रैयत थे उनके बीच में कई जगह झगड़े हुए। और हम बोले थे कि अंग्रेज ये चाह रहे थे कि बार बार बिना मतलब का कोई झगड़ा ना हो, एक छोटा मोटा कानून ला दे और ये जो झगड़ा है वो बंद हो जाए, शांत हो जाए, तो हम लोग व्यापार आसानी से कर सकते हैं। तो 1867 में ईसाइयों ने स्थानीय सरकारी अधिकारी और छोटा नागपुर के राजा के विरुद्ध एक याचिका दायर कर दी। तो ये सब लड़ाई झगड़ा के कारण अंग्रेज के समक्ष ये लोग अपना बात लेके जाते थे और इस तरह से यहाँ पे ईसाइयों के द्वारा भी कई सारी याचिकाएं जो है वो दी गई अंग्रेज अधिकारियों को, जो स्थानीय सरकारी अधिकार थे उनके खिलाफ भी और छोटा नागपुर के राजा के है ना के खिलाफ भी, है ना। इस याचिका को ध्यान में रखते हुए छोटा नागपुर भू-रीति अधिनियम 1869 जो है वो लाया जाता है। पिछले 20 वर्षों में जिन रैयतों की भूहरी जमीन छीनी गई थी उन्हें जमीन वापस दिए जाने का निर्णय दिया जाता है। तो फिर से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए, एकदम आसान है। फिर नोट से एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, सीधा सा जमीन का यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़ाई चल रहा है। भाई आपका जमीन था, अब कोल विद्रोह के समय क्या हो गए, यहाँ से असम के चाय बागान में चले गए। अब सरदार विद्रोह पढ़िएगा, सरदारी विद्रोह, उसका रीजन ही पता चलेगा। सबसे पहले जमीनी का लड़ाई तो यही है ना कि वो लोग जो अपना परंपरागत जमीन चाह रहे थे, तो सब लड़ाई जमीन का था। तो यहाँ पे वो लोग वापस आते हैं, बोलते हैं भाई हमारा जमीन दो, और इसके चक्कर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो यहाँ सरकार क्या करवाती है, एक राजस्व अधिकारी लाल लोकीनाथ से सर्वेक्षण करवाती है कि भाई तुम देखो कि कहाँ किसका भूमिहरी जमीन है और इस तरह से एक रजिस्टर तैयार करो जिसमें ये लिखा हो कि ये जमीन, ए जमीन जो है वो किस व्यक्ति का है, बी जमीन किस व्यक्ति का है। इससे हमको आसानी हो जाएगा और इस तरह से सर्वेक्षण का काम शुरू होता है। सर्वेक्षण का काम शुरू होता है, लेकिन उसमें केवल भूमिहरी जमीन के बारे में वहां पे सर्वेक्षण किया गया, खुदकटी जमीन के बारे में नहीं किया गया। इसलिए मुंडा जो है अभी भी इसके काम से असंतुष्ट थे, संतुष्ट नहीं थे। तो इस तरह से जब सर्वेक्षण शुरू होता है तो काफी सारे सर्वेक्षण होते हैं, लेकिन 2 साल के बाद इनका देहांत हो जाता है। 2 साल के बाद जब देहांत हो जाता है तो सर्वेक्षण का काम कुछ दिनों के लिए ठप हो जाता है। इस बीच में कहा जाता है कि कई सारे यहाँ पे झगड़े देखने को मिलते हैं जो जमींदार और रैयत के बीच है। जमींदार बोलता है कि तुम्हारा जमीन जो है में इतना टैक्स देना है, या ये तुम्हारा जमीन नहीं है, या उनका जमीन को क्या कर दिया जाता होगा, बेच दिया जाता होगा, नीलाम कर दिया जाता होगा। कई तरह के विवाद होते होंगे, तो इनके बीच आपसी झड़प होते रहते थे। तो सरकार भी चाह रहे थे कि कुछ ऐसा कानून लाए जिससे इनके बीच का जो आपसी झड़प है ना वो समाप्त हो जाए और हम लोग यहाँ पे शांति से व्यापार कर सके। तो इस तरह से यहाँ पे और भी कई सारे घटना दिए गए कि कुछ ईसाई स्थानीय जो है सरकार अधिकारी और छोटा नागपुर के राजा के विरुद्ध भी याचिका क्या करते हैं, दायर करते हैं। यानी कि यहाँ के जो सरकारी अधिकारी थे या अंग्रेज के जो अधिकारी थे वो भी कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे यहाँ के लोग परेशान थे। अभी भी देखिए बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी आम जनता को परेशान करते ही है, तो उस समय तो वो लोग अंग्रेज के अधिकारी थे, तो जमींदार के साथ या राजा के साथ मिलके वो आम लोगों को परेशान कर रहे होंगे। तो इसके खिलाफ भी कई याचिकाएं जो है वो सरकार के पास जा रही थी और इसी को ध्यान में रख के एक कानून लाया जाता है। और ये याद रखिएगा, इससे संबंधित एक सवाल अभी पूछा जाएगा जो कि आपको पहले भी हम बताए थे। तो ये जो है कानून आता है छोटा नागपुर भू-रीति अधिनियम। हम बोले थे कि 1908 का अधिनियम आने से पहले कई सारे अधिनियम आएंगे और इन सबसे भी सवाल पूछा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा छोटा नागपुर जो टेन्योर एक्ट है वो कब आया था, तो 1869 को आया था। क्यों लाया गया था, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, भू-रीति है कि यहाँ पे जो टेन्योर है वो है ना, टेन्योर मतलब आप समझ लीजिए कि उसका क्या होता है, मालिक होता है। टेन्योर मतलब उसका समझ लीजिए कि क्या हो गया, उसका मालिक। तो भूहरी जमीन का जो मालिक है उसको तय करने के लिए ये एक्ट जो है वो क्या किया गया था, लाया गया था 1869 में। अब 1869 में ये जो कानून लाया गया उसका उद्देश्य क्या था, 20 वर्षों में जिन भी रैयत का भूहरी जमीन छीन ली गई थी उन्हें वापस दिया जाना। यानी यदि आपका जमीन जो है छीन लिया गया था तो वो जमीन वापस आपको दे दिया जाएगा। सरदारी लड़ाई का मेन शुरुआती उद्देश्य या शुरुआती चरण क्या था, यही था कि हमारा जो परंपरागत जमीन छीना गया है वो जमीन हमें वापस चाहिए। और इसी को ध्यान में रख के ये अधिनियम क्या किया गया था, लाया गया था। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। भूहरी जमीन में शामिल था कौन,
भूतखेत, डाली कटारी, पहनई और महतोई। आपको एकदम शुरुआती वीडियो में आप चले जाइएगा तो हम बताए थे एकदम फर्स्ट में कि जब आदिवासी यहाँ पे आए तो जंगल को साफ किए, और जंगल को साफ किए तो वो लोग जो है यहाँ के भुइंहरी, अगर उरांव के संदर्भ में देखें तो भुइंहरी जमीन के मालिक कहलाए। अब वो लोग का अपना एक परंपरागत शासन था, परंपरागत शासन था तो कई सारे प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उन अधिकारियों को कुछ जमीन दिया जाता था तो उन्हीं को कुछ अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे महतो को दिया गया तो महतोई जमीन के नाम से जानते थे, पाहन को दिया गया तो पहनई जमीन के नाम से उसको क्या करते थे, जानते थे। तो इस तरह से जो प्रशासनिक अधिकारी को या डाली कटारी भी दिया जाता था, तो ये जो है भूतखेत वगैरह, तो इससे जो पैसा आता था प्रशासन में ये क्या करता था, इसको खर्च किया जाता था या प्रशासनिक अधिकारी को दिया जाता था, जिससे जो परंपरागत शासन है वो स्मूथली चले, है ना। जो अधिकारी है उसको ये चिंता ना हो कि अगर हम काम करेंगे तो मेरा पेट कैसे चलेगा, उसका इनकम का स्रोत होना चाहिए ना। जैसे आप सरकारी अधिकारी बनते हैं तो अगर कहा जाएगा कि आप सरकार की सेवा करें या सरकारी अधिकारी बने और आपको वेतन ही नहीं दिया जाएगा तो आप काम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी था, ये एक प्रशासनिक अधिकारी बनाए गए थे तो इनको पैसा नहीं दिया गया था, इनको जमीन ही दे दिया गया था। और इनका जमीन जो था वो एक तरह से कहिए शुरुआती जमीन था, इसीलिए इसको भुइंहरी में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना था कि भुइंहरी जमीन में यहाँ पे कौन कौन से जमीन आते थे और इससे सवाल पूछा गया था। निर्णय जो लिया गया ये उसका आधार था लाल लोकी, यहाँ पे दिया गया है लाल लोकनाथ द्वारा भुइंहरी सर्वेक्षण में जुटाए गए प्रमाण से ये चीज जो है तय किया गया था। तो देखिए सर्वे नहीं होगा तो फिर पता कैसे चलेगा, तो सर्वे हुआ था उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था कि ये भुइंहरी है, डाली कटारी है, महतोई है, ये पहनई है। तो ये जितना महतोई पहनई वगैरह जो जमीन बताया जा रहा था उसको सबको भुइंहरी के अंतर्गत रख दिया गया और बोला गया कि भुइंहरी जमीन जो है अगर 20 साल पहले छीना गया है या 20 वर्षों के दौरान छीना गया है तो ये जमीन जो है हम आपको वापस दे देंगे। ये चीज प्रावधान को आप अच्छे से याद रखिएगा। 20 वर्ष में जिन भी रैयतों को, यानी कि अगर इससे पहले जाए तो हम 1849 यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, 49, 59, 69। तो इस तरह से अगर 49 के बाद 20 वर्षों में, मतलब 49 के बाद इधर जो भी समय है उसमें अगर आपका जमीन छीना गया है तो आपका जमीन वापस कर दिया जाएगा। वही प्रावधान था इस अधिनियम में। धीरे धीरे हम समझा रहे हैं, एक एक चीज को रिपीट करके आपको हम बता रहे हैं ताकि जब आप क्लास नोट्स पढ़े, एक बार क्लास नोट्स पढ़िएगा तभी हर चीज क्लियर होगा, क्योंकि अभी हम बता रहे हैं वो आपके दिमाग में है, बहुत लंबा टाइम लगेगा, अभी आधा एक घंटा लगेगा। आप इसी चीज को क्लास नोट्स में पढ़ लीजिएगा तो बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज हो जाएगा और आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। वही चीज दिया है, देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत भुइंहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो मुंडा को, भूतखेत को, उरांव को और इनमें से किसी को नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा भूतखेत को। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज आपका दिया गया है, ठीक ना। वहां पे देखिए छोटा नागपुर भूतरीति अधिनियम यहाँ पे है और यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम नहीं होगा, वो काश्तकार नहीं होगा, ठीक ना। काश्तकारी मतलब होता है टीनेंसी एक्ट। तो यहाँ क्वेश्चन में एरर होगा, हम पहले ध्यान नहीं दिए थे लेकिन अभी यहाँ पे ध्यान हम दे रहे हैं और पिछले वीडियो में बता भी दिए थे। काश्तकारी यहाँ पे नहीं होगा, ये क्वेश्चन में टाइपिंग में एरर है और एग्जाम में भी काश्तकारी लिखा हुआ है था, तो हम जो है उस समय ध्यान नहीं दिए और जो है यहाँ पे चेंज नहीं किए। लेकिन याद रखिएगा ओरिजिनल में कानून देखिएगा तो यहाँ पे काश्तकारी नहीं बल्कि भूतरीति। काश्तकारी अलग चीज है, टेन्योर जो होता है वो अलग चीज होता है और टीनेंसी जो होता है वो अलग चीज होता है, ठीक ना। हम लोग जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो काश्तकारी टीनेंसी होता है और भूतरीति जो होता है वो होता है टेन्योर। टेन्योर मतलब होता है कि भूतरीति मतलब होता है स्वामित्व व या उसका मालिकाना हक जिसके पास है उसको हम लोग कहते हैं, हम लोग टेन्योर कहते हैं भूतरीति। लेकिन काश्तकार क्या होता है, काश्तकार रेंट में लेता है और किसी जमीन पे काम करता है। तो भूतरीति और काश्तकारी में बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन ये लोग जो है काश्तकारी लिख के दे दिए थे। तो 1869 में काश्तकारी नहीं भूतरीति अधिनियम ही आया था। चलिए ये चीज अभी ध्यान में आ गया तो हम आपको बता दिए। कभी कभी क्या होता है ना कि ध्यान में नहीं आता है और हम लोग उसको क्या कर लेते हैं, पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो ठीक है, इंग्लिश में हो सकता है सही लिखा हुआ होगा, हिंदी उसका ट्रांसलेशन गलत होगा तो वो काम चल गया होगा। 1869 में ऐसे भी काश्तकारी अधिनियम आया नहीं था, भूतरीति अधिनियम आया था, ठीक ना। चलिए अब आता है कि लाल लोकीनाथ जो है उसका सर्वेक्षण जो है वो क्या हो गया, अधूरा रह गया था। 2 साल में उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। देहांत हो गया था तो अब आगे का काम तो रुकना नहीं चाहिए, कोई दूसरे अधिकारी को देंगे। तो बाबू रखाल दास हल्दर को ये काम दिया जाता है। 1 अप्रैल 1869 से ही सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम शुरू हो गया था। 31 मार्च 80 तक उन्होंने 2400
82 गांवों का काम जो है वो पूरा कर लिया था। इसे रखाल सर्वे या भुईहरी सर्वे के नाम से जाना जाता है। तो बाबू रखाल दास के द्वारा फिर से सर्वे को कंटिन्यू किया जाता है, जो कि लाल लुकीनाथ नहीं कर पाए थे। ये सब याद रखिएगा, लाल लुकीनाथ पहली बार सर्वेक्षण कर रहे थे, फिर 2 साल 60 से 62 तक करते हैं, देहांत हो जाता है, फिर सर्वे अधूरा रह जाता है। तो उसका काम को आगे पूरा करने का जो काम करते हैं बाबू रखाल दास करते हैं। इसी को रखाल सर्वे या भुईहरी सर्वे के नाम से जानते हैं। अब 1869 से ही सर्वेक्षण क्या हो गया था, पारित हो गया था। और 1869 में ही छोटा नागपुर भूत रीति अधिनियम भी आया था, तो इसलिए ये जरूरी भी था। ठीक ना, चलिए आगे दिया गया है जमीन लौटाने का यह प्रक्रिया 1867 से लेके 1880 तक ये चलती रही। छोटा नागपुर के 25 परगनों के अंतर्गत 2482 गांवों की रजिस्ट्री हुई। कहने का मतलब एक रजिस्टर में उसका लिखा गया कि हाँ ये जमीन यहाँ है वहां है करके एक रजिस्टर क्या किया गया, तैयार किया गया। छोटा नागपुर भूत रीति अधिनियम बहुत लंबा चौड़ा है, जो कि मतलब बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, कह सकते हैं 1-2 पेज में हम इसको क्या किए हैं, समराइज किए हैं। वो जाके आप क्लास नोट्स में देख लीजिएगा। मेन प्रावधान जो था वो हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपका ये जो है रखाल सर्वे यहाँ पे होता है, या जिसको भुईहरी सर्वे के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सब सर्वे सब हो रहा था, ये सब जब घटनाक्रम हो रहा था तो उसमें कुछ देता है कि यहाँ सामुदायिक उत्पादन प्रणाली का क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है। इसका एक सबसे बड़ा रीजन था, जैसे कि अभी हम बोले कि पहले ये जमीन का टुकड़ा था। अब जमीन का टुकड़ा था तो यहाँ जमीन के लिए बहुत ज्यादा कोई लड़ाई नहीं था भाई, जंगल बहुत सारे थे, जमीन बहुत सारे थे, कम लोग थे। तो वो लोग अगर यहाँ पे जंगल को साफ किए और यहाँ पे अपना मालिकाना हक रख दिए कोई एक व्यक्ति, तो किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं था। दूसरा व्यक्ति आ भी गया, ये छोड़ दिया, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे आ भी गया, तो ये नया जगह चला जाएगा, नया जमीन साफ कर लेगा, मतलब उतना ज्यादा विवाद नहीं होता था। लेकिन अब क्या हो गया, रजिस्टर तैयार हो गया कि ये अगर ए जमीन है तो इसी का होगा, ये अगर बी जमीन है तो इसी का होगा, इस पे दूसरा कोई का अधिकार नहीं होगा। तब अब यहाँ पे क्या होता था कि ये लोग दोनों मिलके यहाँ पे काम नहीं कर सकते थे। सामुदायिक ये बोलेगा भाई मेरा जमीन है, निजी जमीन का यहाँ पे मामला आ गया, तो जो सामुदायिक उत्पादन प्रणाली था ना उसका ह्रास हो गया। अब मिलजुल के लोग काम नहीं कर रहे थे, ये जमीन मेरा है, इस जमीन पे केवल मेरा ही अधिकार होगा और हम ही इसमें काम करेंगे, जैसा कि अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जमीन की निजी मलकियत का उदय हो गया। अब देखिए जमीन का मालिकाना हक अब मिलने लग गया। तो यही चीज को आप समझिए, धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। हम फिर से कनेक्ट कर रहे हैं 1821 से, हम हमेशा आपको बता रहे हैं हो विद्रोह हुआ, फिर 31 में कोल विद्रोह हुआ, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। इसमें देखा गया कि उद्देश्य का पूर्ति नहीं हो रहा है, तो 1854 में छोटा नागपुर बनाया गया, प्रशासनिक इकाई कमिश्नरी एरिया बनाया गया जिसका हेड कमिश्नर था, फिर डिप्टी कमिश्नर था। इसी बीच में हम लोग देखते हैं जब कोल विद्रोह हो रहा था तो कई सारे सरदार जो थे वो यहाँ से विस्थापित हो गए, असम चले गए। वापस जब ये आते हैं 50-60 के दशक में, तो इन लोगों का जमीन जो है वो छीन लिया जाता है। तो ये लोग चाहेंगे कि हमारा परंपरागत जमीन हमें वापस मिले और इसके लिए लड़ाई झगड़ा होगा। इसी को देखते हुए सरकार यहाँ पे क्या करवाती है, सर्वेक्षण करवाती है लाल लुकीनाथ से, जो कि राजस्व अधिकारी थे। अब वो 2 साल सर्वेक्षण करता है, देखता है कि कौन जमीन किसका है। इसी बीच उनका देहांत हो जाता है और देहांत होने के बाद सर्वेक्षण का काम रुक जाता है। सर्वेक्षण का काम जैसे रुकता है या उससे पहले भी रैयत के बीच और जमींदारों के बीच आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। कई यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया गया, स्थानीय ईसाइयों के द्वारा, जो ईसाई थे उनके द्वारा स्थानीय अधिकारी हो गया या छोटा नागपुर के जो राजा हो गए, उनके खिलाफ याचिका सरकार को दिया जाता था कि हमारी ये जमीन को छीन रहे हैं या नीलाम कर रहे हैं या हमें किसी न किसी तरह से परेशान कर रहे हैं जमीन के मामले में। और इस तरह से इससे सरकार परेशान हो जाती है, चाहती है कि इस तरह का विद्रोह ना हो, इस तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो। इससे क्या होता था, जो व्यापार होता था ना उसको छीना झपटा जाता था, इससे उनको नुकसान होता था। तो अगर मार्ग शांत रहेगा, इस तरह के विद्रोह नहीं होंगे तो उनको व्यापार करने में आसानी होगा। तो इसीलिए वो लोग जो है एक कानून लाते हैं 1869 का छोटा नागपुर भूत रीति अधिनियम। और इसमें कहा जाता है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारा भुईहरी जमीन पिछले 20 सालों में लूटा गया है तो हम उस जमीन को वापस दे देंगे। लेकिन भुईहरी जमीन के बारे में बात किया गया था, दूसरे जमीन के बारे में बात नहीं किया गया था, यानी मुंडारी खुटकटीदार के बारे में बात नहीं किया गया था। इसलिए मुंडा लोग इस अधिनियम से असंतुष्ट भी रहेंगे। तो सीधा सा मतलब है कि भुईहरी लोग यानी कि सरदार जो थे या यहाँ के जो गांव थे वो लोग तो संतुष्ट हो गए, लेकिन दूसरे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जमीन तो मिल रहा था लेकिन दूसरे का जमीन नहीं मिल रहा था। तो इस तरह से जो सर्वे रुक भी गया था उसको रखाल दास के द्वारा क्या किया जाता है,
कंटिन्यू करवाया जाता है और कई सारे गांवों का यहाँ पे सर्वेक्षण चलते रहता है। तो इस तरह से धीरे धीरे गांवों का सर्वेक्षण होते गया और वहाँ पे बताया गया कि फलाना जमीन जो है वो फलाना इंसान का है। तो इस तरह से ए जमीन किसी एक व्यक्ति का है, बी जमीन किसी दूसरे व्यक्ति का है, सी जमीन तीसरे व्यक्ति का है। तो इसमें क्या हो गया, मालिकाना हक मिल गया कि मेरा ये पर्टिकुलर जमीन है, हम दूसरे के जमीन पे काम नहीं कर सकते हैं। तो इससे जो सामुदायिक कार्य प्रणाली चल रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, खत्म होने लग जाता है और निजी मलकियत शुरू हो जाती है कि ये जमीन पे हम ही काम करेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति काम करेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं क्योंकि रजिस्टर्ड में ये नाम लिखा हुआ है कि फलाना जमीन का मालिक हम हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा था निजी मलकियत, हम लोगों को क्या हो रहा था, का उदय हो रहा था। तो उम्मीद कर रहे हैं जमीन का ये जो बात है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। इसके बावजूद भी सरदार जो है वो संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि वे तो सभी जमीन वापस चाहते थे जिससे में उनका पूर्वजों का क्या था, अधिकार था। तो इसमें भी सभी सरदार पूरी तरह से खुश नहीं थे क्योंकि ये चाह रहे थे केवल भूइंहरी जमीन नहीं, बाकी जो जमीन है वो भी उनको क्या हो जाए, वापस मिल जाए। लेकिन इसमें भूइंहरी जमीन को ही वापस देने का प्रावधान था। भूइंहरी बंदोबस्त के बाद भी कई प्रकार के काश्तकार छूट गए जैसे राजहंस, खुटकटी और कोड़कर। मतलब ये जमीन जो है के अधिकारी जो थे उनको वापस जो है जमीन नहीं मिलता है, इनका जमीन लूटा गया लेकिन वापस नहीं मिला। केवल भूइंहरी जमीन को क्या, जिसमें महतोई पहनई है ना, ये सब जो था, भूत खेत था, ये सब जो था वो तो वापस मिल गया लेकिन ये सब जमीन वापस नहीं मिला। तो जो जमीन इन सब जमीन के जो मालिक होंगे वो लोग क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे और वो भी चाहेंगे कि हमारा जमीन भी क्या हो जाए, मिल जाए। भूमि संबंधी उपद्रव बरकरार होते थे क्योंकि जमींदार धीरे धीरे इन काश्तकारों को कब्जे में ले रहे थे और रैयत इसका विरोध कर रहे थे। तो काश्तकार से ये लोग जमीन ले रहे थे। काश्तकार हम बार बार बता रहे हैं, काश्तकार मतलब रेंट में कोई जमीन आप लिए हैं, उस जमीन के बारे में बात किया जा रहा है। तो जमीन को छीना जा रहा था जमींदारों के द्वारा अलग अलग तिगड़म लगा के और इस तरह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा था। तो इसी कारण से अभी ये मामला शांत नहीं होगा इस अधिनियम को लाने के बाद भी। अब यहाँ पे बताया जाता है कि ठीक है ये सब अधिनियम सब आ रहा था, टैक्स में बहुत सारे चीज परिवर्तन किए जा रहे थे। आपको फिर से हम बता रहे हैं कि बहुत सारा परिवर्तन हो रहा है और पहला और दूसरा वीडियो को आप कनेक्ट करके देखिएगा तभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। नहीं तो हम वहां का चीज यहाँ पे बताएंगे तो अगर आप नहीं देखे हुए रहिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको देखिए 1765 का समय बताया गया। 1765 में क्या हुआ था कि दीवानी अधिकार यहाँ पे मिल गया था। दीवानी अधिकार मिल गया था, राजा सितप राय जैसे अधिकारी जो कि यहाँ के लोग थे, अंग्रेज उसको दे दिया कि भैया तुम माल गुजारी हम लोगों को क्या करो, वसूल करके दो। तो इस तरह से दोहरी शासन प्रणाली देखने को मिले। फिर 1773 आते आते बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया और अंग्रेज बोले कि हम मेरे जो कर्मचारी है वही टैक्स वसूलेंगे। अब यहाँ पे उसी में क्या और डिफरेंस देखने को मिलता है वो चलिए देखते हैं। तो एक रेवेन्यू कमीशन बनाया गया 1879 में। तो टैक्स में जो कैसे स्मूथली हम लोगों को पैसा मिले, इसमें काफी सारा प्रशासनिक परिवर्तन किए जा रहे थे। तो एक क्या बनाया जाता है, आयोग। जैसे जेपीएससी एक आयोग है ना, उसका कुछ काम है, तो इसी तरह से इसका नाम ही है रेवेन्यू कमीशन, यानी कि ये रेवेन्यू से संबंधित क्या करेगा, काम करेगा। अब इसका उद्देश्य था जमींदार और रैयतों से संबंधित कायदे कानून का सार तैयार करना कि जमींदार का क्या कायदा कानून है, क्या नियम रूल रेगुलेशन को उसको फॉलो करना है, रैयत के क्या नियम कानून है, ये सब का एक क्या करना, कानून का एक समरी तैयार करना, नए विधेयक की रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया। क्योंकि ये जो विधेयक था वो द्वितीय अधिनियम, उसमें सभी लोग संतुष्ट नहीं थे। जैसा कि बताया गया, जो खुदकती जमीन के मालिक थे या राजहंस जमीन के मालिक थे वो लोग जो है असंतुष्ट थे, वो लोग चाह रहे थे उनका भी जमीन मिल जाए। तो 5 फरवरी 1879 को छोटा नागपुर जमींदार और काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम पास किया गया। तो देखिए यहाँ पे एक और कानून लाया जाता है, छोटा नागपुर के जमींदार और काश्तकार। फिर से हम काश्तकार बता रहे हैं, काश्तकार यानी रेंट में आप क्या किए हैं, कोई जमीन लिए हैं, उसी को क्या कहते हैं, काश्तकार के नाम से हम लोग जानते हैं। कानून में जमींदार और रैयत के बीच विवाद के मामले प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया। तो यहाँ पे जमींदार और रैयत ही आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। रैयत मतलब आप वहां पे क्या कर रहे हैं, किसान। इस सब के बारे में परिभाषित किया गया है 1908 के अधिनियम में, तो वहां पे पढ़ेंगे। अभी आप समझ लीजिए मोटा मोटी कि रैयत मतलब आप वहां पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, ठीक ना। तो जमींदार और रैयत के बीच विवाद के मामले की प्रक्रिया में बदलाव किया गया कि आखिर इन दोनों के बीच विवाद होगा तो किस प्रक्रिया से हम क्या करेंगे, इनके विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया था उसमें थोड़ा बहुत क्या किया गया, इस अधिनियम के तहत परिवर्तन किया गया। अब बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 जो है वो देखते हैं क्या है इनका उद्देश्य। पट्टेदार यानी रैयत के विभिन्न वर्गों को जमीन रखने के मामले में पर्याप्त सुरक्षा दिया गया।
कहने का मतलब है अगर हम किसान हैं, किसी ज़मीन पे काम कर रहे हैं, तो हमको एक पट्टा दिया गया है। पट्टा का शुरुआत बहुत पहले हुआ था, जो कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी गया था, ठीक ना? तो इस तरह से यहाँ पे पट्टा में क्या होता था कि पट्टा में होता था कि जो है ज़मींदार है उसको कितना पैसा देना है और पैसा लेना है और रैयत को कितना ज़मीन देना है। तो यही पट्टा और कबूलियत था, जो कि 1793 का अस्थायी बंदोबस्ती के तहत जो धारा 8 था उसके अंतर्गत ये लाया गया था। तो यहाँ पे बोला गया पट्टेदार जो है, जो रैयत के विभिन्न वर्ग हैं, उसको जमीन रखने के मामले में पर्याप्त सुरक्षा दिया गया था। मतलब उसके अधिकारों को छीना ना जाए, इसके लिए यहाँ पे प्रावधान किए जा रहे थे, क्योंकि जमींदारों से विवाद हो रहा था। तो विवाद का कारण ही क्या होगा? क्योंकि उनका जमीन छीना जा रहा होगा। जमीन को बंदोबस्त तथा लगान की वसूली के लिए जमींदार को पर्याप्त सुविधाएं देना। 1885, देखिए ये भी ऐसा नहीं है कि केवल रैयतों को अधिकार दिया गया, यहाँ पे बोला गया जमीन को बंदोबस्ती तथा लगान वसूल के लिए जमींदार को भी हम लोग क्या करेंगे? पर्याप्त सुविधा देंगे, क्योंकि जमींदार से ही अंग्रेजों को पैसा मिल रहा है। तो जमींदारों को भी सुविधा दिया गया, कुछ सुरक्षा प्रदान किया गया, और रैयतों को भी कुछ सुरक्षा प्रदान किया गया ताकि उनके ऊपर भी ज्यादा अत्याचार ना हो। 1885 के जमीन की मलकियत संबंधी रिकॉर्ड तैयार किए गए। इस व्यापक काम से कृषि संबंधों के बारे में जो तरह तरह के अनुभव सामने आए, उन्हीं के आधार पर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 क्या होता है? बनता है। तो अभी देखिए आपका भूत रीति अधिनियम आता है। भूत रीति अधिनियम के बाद जो है आपका यहाँ पे छोटा नागपुर जमींदार और काश्तकार प्रक्रिया अधिनियम 5 फरवरी 79 को आता है, 79 को आता है। फिर 85 को जो आता है वो बंगाल काश्तकारी अधिनियम आता है। तो इस तरह से कई सारे अधिनियम आते हैं और इसमें कई सारे सर्वेक्षण किए जाते हैं। इन्हीं सब को आधार बना के 1908 का जब अधिनियम बनेगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, तो वहां पे इन सब चीजों को ध्यान में रख के क्या किया जाएगा? कोई भी प्रावधान लाया जाएगा। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा समराइज किए हैं। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो है अपना जो उद्देश्य था उसको पूरा नहीं कर पाता है, तो इसमें क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। 1854 का अधिनियम 10 आ जाता है, एजेंसी को समाप्त कर दिया जाता है और इसके बाद एक क्या बनाया जाता है? जो है कमिश्नरी एरिया बनाया जाता है। एजेंसी का जो अधिकार था, जिम्मेदारी एजेंसी को जो अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपी गई थी वह स्थानीय प्रशासन द्वारा नियुक्त एक अधिकारी, जिसे अब कमिश्नर कहा जाता था, को सौंप दिया गया। तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का जो कार्य था या जिम्मेदारी था वो अब हम लोग कमिश्नर को क्या कर देते हैं? सौंप देते हैं। तो अब आपको शुरुआती स्लाइड में ही ये बताया गया था। इसको हम मानते हैं डिवीजन में जो है इसको हम लोग डिवीजन का प्रमुख मानते हैं, जो सीधे गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल की क्या होता था? अधीन होता था। ये कमिश्नर जो है वो सीधे बंगाल के जो गवर्नर होते थे उसके अधीन होता। और इसके नीचे जो था वो कौन था? डीसी था, डिप्टी कमिश्नर। तो ये 1854 से ये शुरू हुआ था। ये याद कीजिएगा कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जैसे ये शब्द आए थे वो यहाँ से ही आए थे, ठीक ना? ऑफिसर चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिकम डिप्टी कमिश्नर। तो ये चीज जो है हम पहले बता दिए थे। यहाँ पे एक समराइज जो है वो किया गया था। छोटिया नागपुर जो है यहाँ पे बोला गया, फिर से ये गैर नियमित नॉन रेगुलेशन एरिया क्या हो जाता है? बन जाता है। 1855 के संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना नामक नया जिला बनाया गया। ये भी आपको बताया गया है, लेकिन अभी समराइज किया जा रहा है सब चीज को, और उसके बाद लास्ट में हम लोग 1908 का अधिनियम देखेंगे। अब जो भी कुछ पढ़े उसको थोड़ा सा चलिए समय के साथ क्या करते हैं उसको देखते हैं। बोलता है समय के साथ वही प्रशासनिक व्यवस्था जारी रही, सिर्फ शब्दावली और इलाके क्या हो गए? थोड़ा थोड़ा बदल गए। नॉन रेगुलेशन एरिया जो है 1874 में अनुसूचित जिला के अनुसार पहले ये अनुसूचित जिलों में बदल गए। फिर 1919 में उन्हें पिछड़ा क्षेत्र कहा गया। 1935 में उन्हें अर्ध अपवर्जित और अपवर्जित क्षेत्र कहा गया। और जब भारतीय संविधान बनता है तो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के क्षेत्र के तौर पे इनको क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो कुल मिला के आपको यही बताया था ना कि ये जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बन रहा है या ये सब जो अलग प्रशासनिक इकाई बन रहा है संथाल परगना जैसे, उसका 5वीं और 6ठी अनुसूची के जैसा अभी आप मान सकते हैं। वहाँ कानून जो है सीधे सीधे लागू नहीं होता था, कानून को थोड़ा सा बदल के वहाँ पे क्या करते थे हम लोग? लागू करते थे। अब यहाँ पे सर्वे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अभी आपको सर्वे बताया गया कि लाल लुकीनाथ सर्वे करता है, रखालदास जो है वो सर्वे करते हैं। तो सर्वे का अपना अपना एक तरीका होता है। तो किस तरह से सर्वे किया जाता है? सर्वेक्षण मतलब ही क्या होता है कि देखना कि कौन जमीन किसका है। वही चीज को हम लोग क्या करते हैं? सर्वे करते हैं। अगर जमीन के संदर्भ में देखिए तो दूसरे के संदर्भ में देखिएगा सर्वे करना। जैसे कि अगर शिक्षा के माध्यम में कर रहे सर्वे तो आप देखिएगा कि कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग स्कूल जाके 10 क्लास मैट्रिक लिखने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं, कौन मैट्रिक लिखने के बाद स्कूल से छोड़ते हैं। मतलब जिस भी चीज का आप सर्वेक्षण कर रहे हैं उसके हर एक बिंदु को आप समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो थकावत सर्वे जो है 1840 से 1850 के बीच होता है। सरकारी आदेश से सभी संपादनाओं का एक प्रारंभिक जांच होता है। यह पूरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र में हुआ।
और यहाँ 4 मील जो है बराबर 4 इंच को 1 मील के बराबर में रखा गया था। मतलब नक्शा है ना, तो नक्शा में 1 मील का जो लंबाई है वो 4 इंच के क्या था, बराबर था। तो याद रखना है थकावत सर्वे जो है वो कब से कब हुआ था, 1840 से 50। और यहाँ पे एक फैक्चुअल डाटा ये है कि 4 इंच को ये लोग 1 मील का आधार माने थे। डिटेल जो है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। इस सर्वे के बारे में आपको बॉक्स बना के दिया गया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। वैसे थोड़ा सा 1-2 लाइन हम यहाँ पे पढ़ देते हैं। औपनिवेशीकरण और शहरीकरण की रफ्तार काफी तेज कर दी गई थी। जैसे सिर्फ छोटा नागपुर में ही आ बसने वाले गैर आदिवासियों की संख्या 1871 में, यहाँ पे बोलते हैं 1871 में इनका संख्या जो था वो 96,000 था, 96,000 था। लेकिन ये कहा जाता है 1931 आते आते तक ये 3,07,000 हो जाता है। तो कहाँ 96,000 और कहाँ 3,00,000 आपका 7,000 ये संख्या बन गया। तो धीरे धीरे यहाँ आदिवासियों की संख्या की जो होता है वो बढ़ता है। परिणाम स्वरूप आदिवासियों के चाय बागान और दूसरी जगहों पर चले जाने की घटनाएं जग जाहिर है। तो आपको 1831 का घटना जो है वो बताया जाता है। सबसे ज्यादा उसी समय लोग जो है यहाँ के आदिवासी विस्थापित हुए थे। इस परिस्थिति में सरकार के आदेश से 1840-50 के बीच सभी खेतों, लगान वाले और लगान माफी वाले का पैमाइश और प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया। इसे ही थाक सर्वेक्षण के नाम से हम लोग जानते हैं। तुरंत बाद पूरे क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों का नक्शा 1 मील को 4 इंच पैमाने से दर्शाते हुए बनाया गया और इसके माध्यम से गांवों को रेखांकित किया गया। अप्रैल 1860 में राजस्व अधिकारी लाल लोकीनाथ, जो कि आपको पहले बताया गया था, शाही ने चुटिया नागपुर डिवीजन के अपने इलाके की जमीनों का हिसाब रखने के लिए रजिस्टर्ड रखने की पहली कोशिश की थी। उनके इलाके में लोधमा, खुखरा, उदयपुर, सोनपुर, कोरामे और बशिया परगना 429 गांव आते थे। सहायक आयुक्त ने इन गांवों में बड़ी जोत के मालिकों उप भूइंहरों की सूची बनाई। दुर्भाग्य से 13 अगस्त 1862 को उनकी मौत हो गई और सर्वेक्षण तथा बंदोबस्ती का काम ठप हो गया। तो इस तरह से थाक सर्वेक्षण जो है वो पहले चला था, लेकिन थाक सर्वेक्षण को आपको हम नहीं बताए थे। सीधे राजस्व अधिकारी जो रजिस्टर बना रहा था लाल लोकीनाथ, वो चीज आपको बताया जा रहा था। तो भूइंहरी जमीन किसका किसका है ये सब चीज जो है वो देख रहा था और रजिस्टर्ड में लिख रहा था। आगे जो सर्वेक्षण हुआ उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू सर्वेक्षण। ये सब याद रखिएगा, 61 से ये 69 के बीच होता है। मुख्य स्थान माना गया, तो एक क्या किया गया, एक मुख्य स्थान माना गया कि ये मंदिर है और मंदिर के आसपास जो है वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है उसमें कौन कौन है, या मस्जिद है, इसके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है किसका किसका जमीन है। तो मुख्य स्थान इसको मान लिया गया और उसके बाद जो है यहाँ पे सर्वे किया गया कि हाँ इसका जो मंदिर है, मंदिर के पिछला जो पिछला भाग है, जस्ट पिछला भाग है, पश्चिमी भाग है या दक्षिणी भाग है, उसमें फलाना का जमीन है, पूर्वी भाग है उसमें फलाना का जमीन है। तो एक मुख्य स्थान मान लिया गया और उसके बाद वहां पे बताया गया किसका किसका कहाँ कहाँ जमीन है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, नदी, तालाब आदि को ये लोग मुख्य स्थान बनाता है। और यहाँ पे भी 4 इंच जो है वो 1 मील के बराबर ही होता है। प्रत्येक बस्ती को नंबर दिया गया जो आज भी थाना नंबर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये सर्वेक्षण किया गया था बहुत पहले, जो आज भी आप देखिएगा, पट्टा आप जाके देखिएगा जमीन का कागज अगर देखिएगा तो वही चीज आपको अभी भी देखने को मिलेगा। नदी, नाला, मंदिर, यही सबसे क्या होता है, सब चेंज होता है। अभी भी आप देखिए कि एक जिला जो है दूसरे जिला से नदी वगैरह से ही चेंज हो रहा है। या अगर थाना क्षेत्र भी देखिएगा तो कोई पुल होगा, उस पुल के उधर दूसरा थाना, उस पुल के इधर है ना आपका थाना होता होगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको रखा गया है। फिर है कैडस्ट्रल सर्वे जो है 16, यहाँ पे देखिए वो 4 इंच था, यहाँ पे 16 इंच को 1 मील का पैमाना पर टावर सीट पर इसको बनाया गया। कार्य करने में जो है निम्नलिखित यंत्र का उपयोग होता है। थियोडोलाइट टावर्स करता है, प्रिज्मेटिक कंपास टावर्स है, प्लेन टेबल टावर्स है और जरीब से कैंची के द्वारा यहाँ पे करके दिया गया है। चलिए उसमें ज्यादा हम लोग नहीं जाते हैं, अभी हम लोगों को अमीन नहीं बनना है, ठीक ना। फिर एक होता है रिविजनल सर्वे, नाम में ही है रिविजनल, यानी कि जो सर्वे हुआ है उसी में थोड़ा सा रिविजन, जमीन का खरीद बिक्री होता है, उसका मालिकाना हक भी जो है वो बदलते रहता है। तो रिविजनल सर्वे होते रहता है, समय समय पर बंटवारा, खरीद बिक्री, कारण, खेत का स्वरूप और जो टाइटल है वो बदलते रहता है। अतः समय समय पर नक्शा के आधार पर बदलाव के अनुरूप दूसरा सर्वे किया जाता है। जमीन के परिवर्तन के अनुरूप नक्शा सुधारे जाने की प्रक्रिया को रिविजनल सर्वे कहते हैं। कैडस्ट्रल सर्वे के नक्शा को रिविजनल सर्वे करने के लिए अमीन को काली स्याही के बदले नीली स्याही का बना हुआ नक्शा मिलेगा। तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा, हो सकता है अगर पूछेगा तो कभी पूछ सकता है। अब इस तरह से 4 सर्वे हुआ। सर्वे के बाद लास्टली हम लोग देखते हैं कि 1908 का अधिनियम ये क्या होता है आता है। देखिए 1908 के अधिनियम में जो सरदारी लड़ाई था उसके बाद जो बिरसा मुंडा का आंदोलन है उसको यहाँ पे छोड़ा गया। लेकिन 1908 का अधिनियम आने के पीछे बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसका सबसे बड़ा कारण था। देखिए
उरांव जो भूमिहरी जमीन था उसको तो अधिकार मिल गया था। 1869 में टेन्योर एक्ट आया था और मुंडाओं को नहीं मिला था। और ये चीज जो है बिरसा मुंडा जो है कि नेतृत्व में मुंडाओं के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था और बोला जा रहा था हमारा जमीन का मालिकाना हक मिले। उसके अलावा भी और कई सारे जमीन थे या दूसरे लोग थे जो अपने हक अधिकार चाह रहे थे, उनका जमीन जो है वो छीना ना जाए, इसके लिए वो लोग विद्रोह कर रहे थे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रख के 1908 का ये अधिनियम को लाया जाता है। ये अधिनियम काफी लंबा चौड़ा है और इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा धैर्यपूर्वक चीजों को देखना पड़ेगा। तो इसको अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन आज हम बता दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर 1 से सभी चीज को हम यहाँ पे आपको बताएंगे। अभी बस इतना याद रखिए, अभी रिवाइज भी करवा देंगे, टाइम अगर थोड़ा सा बचेगा तो हम इसको शुरू से जो वीडियो बताए थे वहां से रिवाइज करवा देंगे सारे स्लाइड को, तो एक बार रिकैप भी हो जाएगा। तो अभी आप समझिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है CNT एक्ट 1908 यहाँ पे 1908 यहाँ पे आया है। तो ये तो JSS में पूछा जाता है कब ये आया था, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, ये याद रखिएगा। देखिए भूधृति टेन्योर, फिर से हम बता रहे हैं, भूधृति मतलब होता है मालिकाना हक, आप उसके स्वामित्व है, भूधृति टेन्योर। और टिनेंसी मतलब आप किसी से रेंट लेके उस जमीन पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो टिनेंसी एक्ट जो है वो लाया गया था। इसको बंगाल एक्ट 6 के तौर पे भी जानते हैं, ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। अब टिनेंसी के बारे में यहाँ पे हम बताया है। टिनेंसी में क्या होता है, एक लैंडलॉर्ड होता है, संपत्ति के एक मालिक होता है जिसको वो रेंट में क्या करता है, देता है। टिनेंट होता है किराएदार, उपयोग करने वाला व्यक्ति होता है। मतलब आपका जमीन है, हम आपके जमीन को रेंट में लिए और उस जमीन को हम उपयोग में कर ला रहे हैं, तो हम टिनेंट हो गए और आप जो है लैंडलॉर्ड हो गए। और इस तरह से हम आपको आपके जमीन को यूज करने के लिए कुछ आपको क्या करेंगे, रेंट में पैसा देंगे। और इसके लिए एग्रीमेंट होता है। अभी आजकल आप कोई भी काम करवाइए तो एग्रीमेंट करना पड़ता है। आप किसी का घर ले रहे हैं किराए में 10 साल 20 साल के लिए, आप एग्रीमेंट करवा लेते हैं कि 10 साल के लिए हम इतना रेंट देंगे, पर साल इतना आपका ग्रोथ होगा, आप बिना कारण के बीच में हमको हटा नहीं सकते हैं। तो इस तरह से एग्रीमेंट होता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो किराएदार होता है वो कुछ पैसा देकर किसी के जमीन को या लैंडलॉर्ड के जमीन को लेता है और किराए में उस जमीन को क्या करता है, काम करता है। तो ये टिनेंसी का मतलब था, इसको याद रखिएगा। बेसिक क्या फैक्ट है वो देख लीजिए। 11 नवंबर 1908 को ये क्या होता है, लागू होने की तिथि है। तो ये चीज को आप याद रखिएगा, सवाल पूछा भी गया है। CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय हैं, 19 है। कुल कितनी धाराएं हैं, 271 धाराएं हैं। जन्मदाता फादर H हॉफमैन को कहा जाता है। इसमें अब शामिल रखिए, यहाँ केवल भूमिहरी नहीं है बल्कि मुंडारी, खुटकटी, कोड़कर जो छूट गया था ना, और उसका जो विरोध हो रहा था कि हमें भी हमारा जमीन पर अधिकार चाहिए, उसको ध्यान में रख के ये 1908 का अधिनियम लाया गया। इसीलिए कहा गया ना कि अगर आप एक एक चीज को बेसिक समझिएगा तो हर एक चीज समझ में आएगा कि शुरुआत में भूइयां रखा गया था, अब यहाँ पे मुंडारी, खुटकटी और कोड़कर क्यों रखा गया, क्योंकि देखा गया केवल भूइयां रखे तो ये लोग फिर से क्या कर रहा है, आवाज उठा रहा है कि भाई हमको भी हमारा जमीन चाहिए। तो अब ये जो अधिनियम बनेगा उसमें इन सारे जमीनों का क्या किया जाएगा, उल्लेख किया जाएगा। यहाँ पे इनका उद्देश्य था आदिवासी भूमि पर अवैध जो कब्जा है उसको रोकना। तो जमींदार जो है इसका जमीन को बेच दे रहा था या जमीन को छीन रहा था, जमीन को नीलाम कर दे रहा था, तो ये सबको रोकना ताकि विद्रोह ना हो, है ना। 16 लाख रुपए इस सर्वे पे खर्च हुआ था। सर्वे अब देखिए टाइम टू टाइम यहाँ पे लगातार, अब देखिए 1840 से ही सर्वे क्या हो गया था, शुरू हो गया था। तो उसमें कई सारे सर्वे हुआ और उन्हीं सर्वे के आधार पे यहाँ पे ये अधिनियम क्या किया गया, बनाया गया। CNT एक्ट के प्रभावित प्रमंडल जो है वो 4, मतलब संथाल परगना को छोड़ दिया जाए तो बाकी चारों प्रमंडल इसमें आते हैं। 18 जिले हैं, संथाल परगना इसमें नहीं आता है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, सारे चीजों को देखेंगे। अब जो है अभी हम लोग 8-9 मिनट में जो भी कुछ अभी आपको बताया उसको बहुत तेजी से रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको समझ में आया जाए कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं और किस सीक्वेंस में 1908 तक क्या किए हैं, पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरू से। अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आपके धैर्य को सलाम, क्योंकि इतना दूर तक बने रहना सबके बस का बात नहीं है। हम बोले थे कि झारखंड में कई सारे बाहरी यहाँ पे लगातार आते रहेंगे और झारखंडियों के बीच एक चुनौती बना हुआ रहेगा कि हम अपनी पहचान कैसे बनाएं। आर्य भी आए, यहाँ तक कि आदिवासी भी आए, मुंडा भी आए, ऋषा मुंडा हो, चाहे दूसरे जो भी संथाल हम उदाहरण दिए थे, संथाल भी बाद में आए। अंग्रेज जो है तामिनेको नाम के जमीन देके उनको बसाते भी है। लेकिन कुछ ऐसे समुदाय थे जो यहाँ आए और यहाँ के ही रह के हो गए थे।
और कुछ ऐसे समुदाय है जो यहाँ पे केवल लूटने के लिए आए थे, जैसे कि अंग्रेज। वो लोग व्यापार करने के लिए आए थे और व्यापार करने में किसी तरह का कोई परेशानी होता था तो वो लोग एक कानून बना देते थे, अधिनियम बना देते थे, जिससे वो विद्रोह शांत हो जाए और वो आसानी से व्यापार कर सके। तो अभी जो भी अधिनियम आप देखे उसका पीछे वही लॉजिक था कि भाई आप लोग शांत रहो, हम लोग यहाँ पे शांति से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताया गया कई सारे आदिवासी आते हैं, जंगल को साफ करते हैं और जंगल को साफ करके पहली बार खेती लायक भूमि बनाते हैं तो वो उसके मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं। उरा बनाता है तो उसको भुइंयारी कहते हैं, अगर मुंडा बनाता है तो उसको खुटकती कहते हैं। और इस तरह से और कई प्रशासनिक अधिकारी थे जिनको अलग अलग जमीन दिया गया था ताकि वो अपने प्रशासनिक कार्य को पूरा कर सके। उसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, कहीं बूथ खेत, कहीं डाली कटारी, कहीं पहनई, कहीं महतोई। तो ये जो था काश्तकारी अधिनियम आपको बताया गया, काश्तकारी नहीं है बल्कि भूतरीति अधिनियम है, गलती से ये हिंदी में टाइपिंग हो गया होगा। तो राजहंस, खुटकटी और कुड़कर। तो याद रखिएगा कि शुरुआत में भुइंयारी एक्ट के तहत क्या किया गया था, अधिकार दिया गया था। जो जमीन छीना गया था उसको अंग्रेज देने का प्रावधान किया है, लेकिन इसमें खुटकटी वगैरह छूट गया था। तो जो मुंडा थे वो लोग विद्रोह कर रहे थे। तो अंत में आप देखिएगा बिरसा मुंडा का ही आंदोलन चलता है, 1900 में उनका देहांत होता है और ये 60-8 साल के बाद ये अधिनियम आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से कोड़कर, राजहंस, खुटकटी, ये जो अधिकार नहीं मिला था, इन लोगों का जमीन वापस नहीं हो रहा था, इस जमीन को वापस पाने के लिए ये लोग क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। तो ये लोग यहाँ पे आते हैं और ऐतिहासिक विवरण यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि शुरुआत में टैक्स का क्या व्यवस्था था। तो ये लोग जो थे वही जो जमीन मिल रहा था उसी से काम चला रहे थे। नजराना थोड़ा बहुत ये लोग अपने राजा को देते होंगे, टैक्स का वैसा कोई रिजिड जो मामला है वो देखने को नहीं मिलता है। ऐतिहासिक विवरण में जाते हैं तो नरसिंह द्वितीय का ये ताम्रपत्र हम लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ से भी झारखंड का नाम तो पता चलता है, लेकिन टैक्स कैसे लिया जाता था ये सब चीज हमको ज्यादा पता नहीं चलता है। फिर बाहरी आक्रांता में यहाँ पे मुगल आते हैं। मुगल में अकबर आता। अकबर जो है 1885 में मधुकरण शाह को, शाहबाज कंजू को भेज के, शाहबाज खां कंबू जो है इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, उसको भेज के उसको उठा के ले जाता है, बोलता है टैक्स दो भैया, हम तुमको बार बार परेशान नहीं करेंगे। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे टैक्स लिया जा रहा था। इसके एक दीवान थे टोडरमल बोला था कि जो भी उपज होगा उसका 1/3 का बाजार मूल्य आप निकाल दीजिए और उसके बाद हमें क्या कर दीजिए, टैक्स दे दीजिए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत परिवर्तन होते रहा और यही टैक्स सिस्टम चल रहा था। तो पहली बार टैक्स सिस्टम ये देखने को मिलता है झारखंड में। तो झारखंड में अभी भी प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था, बहुत ज्यादा लोगों को ये परेशान नहीं कर रहे थे। राजा टैक्स दे रहा था, बस काम चल रहा था। ये राजा जो है अपना जो शासन व्यवस्था था वही चला रहा था। यहाँ पे किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा था। इनका संस्कृति सभ्यता बचा हुआ था। लेकिन अब आती है अंग्रेज, और अंग्रेज आने के बाद ये लोग लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। लड़ाई झगड़ा करते करते इन लोगों को दीवानी अधिकार मिल जाता है कि भैया अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार तुमको देते हैं, टैक्स वसूलने का काम तुम्हारा। और ये लोग थे लालची, इन लोगों का चाहिए था पैसा, और पैसा चाहिए था तो हर एक क्षेत्र में लोग घुसने का प्रयास करेंगे और वहां की जमीन से पैसा लेने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में इन लोगों के लिए नया जगह था, इसीलिए यहाँ 2 व्यक्ति के लोग हायर करते हैं। एक बंगाल में मोहम्मद रजा खां और यहाँ पे राजा सितप राय। तो रजा खां और सितप राय दोनों को कहते हैं टैक्स, इसी को बोलते हैं द्वितीय दोहरी प्रशासन प्रणाली, जो 1765 में था। तो शुरुआत में ये लोग जानते नहीं थे कहाँ क्या है कहाँ नहीं है, इसलिए फिर प्रशासनिक चेंज किया जाता। 1773 में ये लोग जो है पूरे झारखंड के अधिकांश हिस्से में कब्जा कर लेते हैं। तो एक जिला का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसको रामगढ़ के नाम से हम लोग जानते हैं। 72 आते आते, तभी हम 73 बोल दिए थे, माफ कीजिएगा, 72 आते आते बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का क्या करते हैं, निर्माण ये लोग करते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जब ये लोग निर्माण करेंगे तो कहेंगे कि भाई राजा सितप राय और है ना यहाँ पे जो ये रजा खां था उसको ये लोग बोलेंगे कि भाई अब तुम लोग टैक्स मत लो, हम अपने अधिकारी खुद हायर कर रहे हैं, वही लोग टैक्स लेंगे। और ये लोग टैक्स लेना शुरू करते हैं। फिर मालगुजारी का क्या तरीका हो, टैक्स लेने का क्या तरीका हो, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। और इस तरह से यहाँ पे वाराणसी एक शुरुआत में 5 वर्षीय व्यवस्था लाते हैं, फिर 1 वर्षीय व्यवस्था आता है। ये तो प्रशासनिक इकाई है रामगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र, तो हम बोले थे झारखंड के अधिकांश क्षेत्र आ जाता है। कॉर्नवालिस बोलता है 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लाते हैं। 93 वाला सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये अस्थायी था, परमानेंट था। सूर्य अस्त का नियम कहते थे कि आपको 100 रुपया आज देना है तो आज शाम तक आपको देना है, नहीं तो आप जो है क्या हो जाएगा, आपके जमीन को नीलाम कर दिया जाएगा। इसी को अस्थायी बंदोबस्ती के नाम से जानते हैं। और इसमें कई सारे अधिकार दिए गए, जैसे पट्टा बनाने का अधिकार दिया गया कि इससे विवाद ना हो कि हमको कितना पैसा देना है, जमींदार को कितना पैसा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे पट्टा बना, कबूलियत यहाँ पे बना। लेकिन ये सब ठीक जो है काम नहीं कर रहा था। पटवारी भी रखा गया, लेकिन ये सब
जो उद्देश्य से बनाया गया था उस उद्देश्य का पूर्ति नहीं हो रहा था। पट्टा बहुत सारे लोगों का बना भी नहीं था। 1799 चेंज किया जाता है, जमींदारों को नीलामी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया जाता है, लेकिन इसका ये दुरुपयोग करेंगे तो 1812 में गिरफ्तारी का अधिकार को वापस भी ले लिया जाता है। एक प्रशासनिक इकाई बनाया जाता है आगे में, और उसके बाद जो है 1815 में कानूनगो नाम का एक अधिकारी बनाया जाता है जो कि पटवारी के ऊपर रहता है, पटवारी के काम को देखरेख करता है। लेकिन कानूनगो को पैसा मिलता था जमींदार से, तो ये जमींदार के अनुसार काम करते थे, कलेक्टर के अनुसार काम नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ये प्रयास भी असफल हो गया। उसके बाद झारखंडी प्रतिरोध होता है, जो कि आज आपको बताया कि झारखंडी प्रतिरोध में हो विद्रोह होगा और इस तरह के प्रशासनिक इकाई बनेंगे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि नॉन रेगुलेशन एरिया होगा, सीधे सीधे कानून यहाँ पे लागू नहीं होंगे। उसके बाद इसमें उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो छोटा नागपुर बनाएगा, कमिश्नरी एरिया बनाएगा जिसको उस समय डिवीजन कहते थे, और इस तरह से उसका जो हेड था कमिश्नर और उसके नीचे जिला होता था, उसका जो हेड था डिप्टी कमिश्नर। तो कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जैसे शब्द जो आए वो इसी समय आया। संथाल परगना में जाइएगा तो संथाल परगना में भी यही चीज आपको देखने को मिलता है कि वहां विद्रोह होगा तो वहां पे भी एक प्रशासनिक इकाई बनाया गया जिसको संथाल परगना नाम दिया गया। शुरुआत में उसमें ज्यादा एरिया था, 5500 का इलाका था, 5500 वर्ग मील, लेकिन कुछ लोग विरोध करते हैं तो नया से फिर से इलाका जो है वो तय किया जाता है, सीमाएं निर्धारित की जाती है, और इस तरह से फाइनली 1857 में संथाल परगना का सीमा निर्धारित होता है। और यहाँ का जो कमिश्नर था वो भागलपुर का ही कमिश्नर था, वही देख रहा था, और डीसी था इसलिए एडन था। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया सरदारी लड़ाई होता है, उसमें जमीन वापस पाने के लिए लोग लड़ाई करते हैं, और इसी क्रम में कहा जाता है कि सर्वे करवाया जाता है लालू की नाथ से, और भुइयारी जो जमीन था उसको वापस देने का बात किया जाता है कि आपका भुइयारी जमीन है, 20 साल में अगर लूटा गया तो हम आपकी जमीन को क्या करते हैं, वापस देने का प्रावधान करते हैं। इसके बाद वो मर जाता है, सर्वे बंद हो जाता है, बाबू राखालदास आते हैं और सर्वे यहाँ पे करते हैं, भुइयारी सर्वे भी इसको कहा जाता है। तो मुंडा लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विरोध करेंगे, और हमको भी ये जमीन चाहिए, राजहंस खुटकटी कोड़कर वाले लोग बोलेंगे, और इसके लिए फिर से यहाँ पे कानून लाया जाएगा और कई सारे परिवर्तन किए जाएंगे। और अंत में जब हम लोगों का 1908 का अधिनियम बनता है तो उसमें सभी का जमीन के बारे में उल्लेख यहाँ पे रहेगा। ये सब सर्वे आपको बताया गया, तो 1908 के अधिनियम में सभी के जमीन के बारे में उल्लेख था। तो इस तरह से जो है हमारा 1908 का अधिनियम आता है। अगले जो चैप्टर या वीडियो है उसमें हम लोग पहला अध्याय के बारे में देखेंगे। अगर आपको डिटेल वाइज पढ़ना है तो फिर से हम बोल रहे हैं, नोट्स दिया हुआ है ऐप में, वहां पे जाइए, डिटेल वाइज पढ़िए, और माइंड मैप से इसको रिवाइज कर सकते हैं। और टेस्ट बनाना है तो ऐप में टेस्ट है, टेस्ट बना लीजिए, आपको जो भी कुछ बताया